नमस्कार। एवन तहलका से हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त सोनम लेकर आपके लिए खास कार्यक्रम एवान करियर, जहां हम बातचीत करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर डीपी गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जो कि हरियाणा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं। कैथल से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। सो दर्शकों, अगर आपके पास भी इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप हमसे कॉल करके राय ले सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर, इतने लंबे वक्त से आप स्टूडेंट्स को जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराते आ रहे हैं, तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल आपसे जुड़ा कि सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो कैसी फील्ड है ये, और किस तरह से इसमें एडमिशन लिया जाता है, कैसे डिग्रीज रहती हैं, किस तरह के डिप्लोमाज रहते हैं इस फील्ड में? सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा फील्ड है, वास्ट फील्ड है। इसमें दो तरह के एक डिग्री होता है, 4 ईयर कोर्स है डिग्री का, जिसमें बीटेक की डिग्री दी जाती है। एक डिप्लोमा भी होता है, 3 ईयर डिप्लोमा, तो जो पॉलीटेक्निक से किया जाता है जी। उसमें पॉलीटेक्निक से करने के बाद भी आप डायरेक्ट डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है बीटेक कोर्स करने के लिए आफ्टर पॉलीटेक्निक के बाद जी। तो ये इसका बड़ा फील्ड है। इसमें आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो आजकल इंडिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सिविल इंजीनियरिंग का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। आपको चाहे वो रोड का डेवलपमेंट हो, हाईवे का डेवलपमेंट हो, बिल्डिंग का डेवलपमेंट हो, या वाटर रिसोर्सेज में डैम्स, ब्रिजेज, कलवर्ट जो आप देख रहे हैं, फ्लाईओवर्स, हर जगह सिविल इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण रोल है। और बिना सिविल इंजीनियरिंग के आज का सिविल इंजीनियरिंग का एक बड़ा मतलब बच्चे जो एडमिशन लेना चाहें उनका मतलब फ्यूचर काफ़ी ब्राइट फ्यूचर सर बता रहे हैं कि जो भी बच्चे सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। सर, ऐसे में अगर मैं ब्राइट फ्यूचर की बात करूं तो स्कोप कैसा रहता है, किस किस फील्ड में एक स्टूडेंट जा सकता है सिविल इंजीनियरिंग का? सिविल इंजीनियरिंग में जनरली जो भी आपके रियल इस्टेट्स डेवलपर्स हैं, उनके इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, रोड्स डेवलपमेंट हो रहे हैं, रोड के डेवलपमेंट के लिए लगते हैं। और गवर्नमेंट जॉब में भी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी PWD, B&R डिपार्टमेंट्स हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें काफ़ी स्कोप है बच्चों के लिए। गवर्नमेंट जॉब में भी इसमें आप जा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में भी जा सकते हैं। और इसके अलावा प्राइवेट फील्ड में बच्चों के लिए बहुत स्कोप है, जो अपना खुद का सेल्फ बिजनेस भी करना चाहें, खुद का स्वयं का भी अपना मतलब इंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप कर सकते हैं एज ए कंसल्टेंट्स और एज ए रियल एस्टेट डेवलपर्स और एज ए कॉन्ट्रैक्टर्स दे कैन डेवलप हिज ओन। बहुत ही अच्छा स्कोप सर ने बताया कि काफ़ी कुछ आप अपना पर्सनल बिजनेस भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी आप काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट तौर पर भी आपके लिए जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि सिविल इंजीनियरिंग के अगर मैं डिपार्टमेंट्स की बात करूं, किस तरह के डिपार्टमेंट्स रहते हैं, सब्जेक्ट्स को किस तरह से डिवाइड किया जाता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में खास तौर पर मैं जानना चाहूँगी आपसे। बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में मोर देन 30 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जी। 30 से ज़्यादा सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं। इनमें बेसिकली इसको हम यदि डिवाइड करें तो एक वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग है, जिसके अंतर्गत आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, ये सब इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपको डिजाइनिंग्स ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर्स है, डिजाइन ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं, जो आप देखते हैं फ्लाईओवर्स हैं, स्टील ब्रिजेज हैं, रेलवे ब्रिजेज हैं, बिल्डिंगों की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की डिजाइन हैं, उनके सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इसके पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आपके एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, इस टाइप सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट्स हैं, जो रोड डेवलपमेंट्स के लिए और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने के लिए सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें बेसिकली मोर देन 30 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। 30 सब्जेक्ट्स जो हैं पढ़ाए जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। तो सर, ऐसे में टाइम फॉर्मेशन क्या रहती है, कितने ईयर्स और कितने टाइम का डिप्लोमा रहता है या डिग्री रहती है? डिप्लोमा जो पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा है वो 3 साल का होता है। उसमें बच्चा 10th के बाद डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। 10वीं पास करने के बाद डायरेक्टली एडमिशन ले सकता है। उसका स्टेट लेवल पर एक टेस्ट होता है, उसके थ्रू वो डायरेक्टली गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, प्राइवेट पॉलीटेक्निक, आजकल सभी में किसी में भी एडमिशन ले सकता है। 3 साल करने के बाद, पॉलीटेक्निक करने के बाद भी यदि डिग्री लेना चाहे तो डिग्री में भी वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है, तो उसको बीटेक भी मिल सकती है। और यदि कोई बच्चा स्टूडेंट्स
12th पास करने के बाद भी नॉन मेडिकल से उसमें फिजिक्स और मैथ 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, उनको पास करने के बाद भी वो डायरेक्टली बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। ये 4 ईयर कोर्स है, बेसिकली 4 ईयर कोर्स 12th पास करके डायरेक्टली 4th ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए बच्चे को एक टेस्ट से पास होना पर जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है मेंस का, सीबीएसई के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। उसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से वो टेस्ट दे सकता है, ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकता है और ऑफलाइन भी टेस्ट दे सकता है। जी, ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकता है और ऑफलाइन भी टेस्ट दे सकता है। तो सर, ये तो हमने टाइम फॉर्मेशन और सब्जेक्ट्स की बात करी, पर एक बहुत ही अहम सवाल कि बेस स्टूडेंट का कैसा होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स में एक बच्चा स्ट्रांग होना चाहिए जो कि इंजीनियरिंग फील्ड में आगे जाना चाहता है? जनरली इंजीनियरिंग फील्ड में बच्चे को आगे जाने के लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स उसका थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए जी। 2 सब्जेक्ट्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि जो एनालिसिस वगैरह आगे है तो मैथ और फिजिक्स बोथ आर स्ट्रांग जी। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री बताया सर ने कि आपका स्ट्रांग है, एंड फिजिक्स बताया जी। मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। सो दर्शकों, अगर आपके मन में भी इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल हो, आप बातचीत करना चाहते हो, तो आप कॉल करके राय ले सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। तो सर, ये तो हमने बात की कि किस तरह से जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स है वो स्ट्रांग रहना चाहिए, पर अगला बहुत ही अहम सवाल मेरा आपसे ये कि इंस्टीट्यूशन का चुनाव कैसे करें? आजकल इतने ज्यादा इंस्टीट्यूशंस खुल हैं कि एक बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर कौन सा इंस्टीट्यूशन को चुना जाए। तो ऐसे में क्या हमको अपना क्राइटेरिया रखना चाहिए एक इंस्टीट्यूशन चूज करने से पहले? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आजकल पेरेंट्स और बच्चे काफी भ्रमित है, मिसगाइडेड है कि इंस्टीट्यूट का चुनाव करते वक्त उनको एक तो इंस्टीट्यूट में उसके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इंस्टीट्यूट के एडवर्टाइजमेंट से या वेबसाइट से ही डिसाइड नहीं करना चाहिए कि ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है और खराब है, कैसा है। उसके इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले आपको उस इंस्टीट्यूट का एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। वहां जाके देखना चाहिए कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है। फैकल्टी मस्ट बी स्ट्रांग ऑफ द फैकल्टी। सर, आपसे विस्तार में जानेंगे जी। हमारे साथ यहाँ पर सुमित जी कॉलर जुड़ गए हैं हिसार से। जी सुमित जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डीपी सर। सर, मैं इलेक्ट्रॉनिक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ एफसीटीएम में जी। सर, मुझे ये पूछना है कि बीटेक के बाद मेरे लिए क्या करियर ऑप्शन है? जी, आप एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट बीटेक के बाद आप यदि टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए एमटेक के लिए आपको गेट क्वालिफाई करना चाहिए। गेट क्वालिफाई के बाद आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। गेट के थ्रू एमटेक कर सकते हैं। उसमें आपको स्टाइपेंड भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है 8,000 रुपये पर मंथ। तो एक आप टीचिंग से, और दूसरे आप यदि प्राइवेट फील्ड में गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो उसके लिए तो पब्लिक सेक्टर्स हैं, आपके एनएसपीसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सो मैनी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर्स हैं। उनके लिए आप उसमें भी जो इंटरव्यू है वो भी आपका ऑन द बेसिस ऑफ गेट एग्जामिनेशन। तो मेरी ये राय है कि बच्चों को गेट का क्वालिफाई करना चाहिए तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए और एमटेक पास करने के लिए, दोनों में गेट क्वालिफाई करना चाहिए। और अदरवाइज दूसरा एक प्राइवेट कंपनियां, आप प्राइवेट कंपनियों में भी अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनियों में भी ज्वाइन कर सकते हैं जी। तो सुमित जी, आपके लिए यही रहा है कि बीटेक के बाद आप गेट का एग्जामिनेशन क्लियर करके आप एमटेक के लिए आगे जा सकते हैं जी। तो सर, मेरा आपसे सवाल था कि किस तरह से इंस्टीट्यूशन का चुनाव किया जाए। आप बता रहे थे कि फैकल्टी देखने चाहिए कि किस तरह से है और किन किन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। बेसिकली आपको किसी इंस्टीट्यूट के बारे में कोई भी अच्छी धारणा बनाने से पहले, उसमें लेने के पहले उसको फैकल्टी इज इम्पोर्टेंट। उसके आप इस पर न जाके बिल्डिंग की एयर कंडीशन बिल्डिंग है कि नॉन एयर कंडीशन बिल्डिंग है, कि बिल्डिंग कैसी है, क्या है। मैन वहाँ की फैकल्टी एक बेसिक पार्ट है। फैकल्टी शुड बी स्ट्रॉन्ग ऑफ दैट वन। रेगुलर फैकल्टी है, कैसी फैकल्टी, उसकी लैब्स कैसे हैं, लेबोरेटरी फैसिलिटीज कैसे हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह की जो लिए मस्ट, ये सब 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉलेज के चुनाव करने से पहले। फैकल्टी, देन लेबोरेटरीज उस कॉलेज की, देन आप उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर अदर फैसिलिटीज पे जा सकते हैं, और प्लेसमेंट उस कॉलेज का कैसा है वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ही अहम ये 4 बातें डॉक्टर गुप्ता जी ने बताई कि किस तरह से आप इन 4 मुद्दों पर गौर करते हुए इंस्टीट्यूशन का जो है वो चुनाव कर सकते हैं, वो भी बेहतर तरीके से। सर, अगर मैं हरियाणा लेवल की बात करूँ, हरियाणा का बच्चा हरियाणा में रहते हुए अगर सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन के लिए अवेलेबल हैं?
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तो हरियाणा में इस समय बहुत है, मोर देन 150 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं हरियाणा के अंदर, मगर सिविल इंजीनियरिंग के लिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी है जी। तो आप उसमें चुनाव करने से पहले बच्चे के डिपेंड्स ऑन दी मेरिट ऑफ दिस वन, कि उसकी बच्चे की जेई मेंस में क्या मेरिट आती है, गवर्नमेंट में उसको एडमिशन मिल पाता या नहीं मिल पाता। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस भी कई हैं, 3-4 कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आपके, REC, NIT कुरुक्षेत्र है, मुरथल है, और प्राइवेट कॉलेजों में भी। सर यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलेज जुड़े हैं, आपसे विस्तार में जानेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कृष्ण जी गुड़गांव से एक दर्शक हमारे साथ है। जी कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपसे अनुरोध कि अपने टीवी सेट की वॉल्यूम कम करें और फिर अपना सवाल पूछें। कृष्ण जी, आपसे अनुरोध कि अपने टीवी सेट्स की वॉल्यूम कम करें और फिर अपना सवाल पूछें। जी जी, लगता है उनसे संपर्क हमारा नहीं बन पा रहा। दर्शकों, आप सभी के लिए एक राय कि जब भी आप बात करें अपने टीवी सेट्स की वॉल्यूम कम करें और फिर अपना सवाल रखें। जी, तो सर हम बातचीत कर रहे थे कि हरियाणा लेवल पर अगर इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। जी हाँ, तो प्राइवेट कॉलेजों की जहाँ तक बात है, उनमें भी कई कॉलेजेस हैं आज जो आप जो उसमें देखें आपकी, उसमें फैकल्टी के साथ सिविल इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा है फैकल्टी के प्रॉब्लम्स। फैकल्टी इज नॉट अवेलेबल इन द कॉलेजेस फॉर टीचिंग पर्पस ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। सो जिस कॉलेज में फैकल्टी अच्छी हो सिविल इंजीनियरिंग में, वो कॉलेज चॉइस करना चाहिए। ऐसे फैकल्टी आपके हरियाणा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट भी है, वहाँ पर भी सिविल इंजीनियरिंग की अच्छी फैकल्टी है। और भी कई कॉलेज हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग फील्ड में, वहाँ भी आप चेक देख सकते हैं।